नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय पाल सिंह अपने चैनल मोटिवेशनल स्टार डॉक्टर एपी सिंह पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा होनी है जो हम सभी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जिस मुद्दे को लेकर सरकारें बनी, सरकारें गिर गईं, जिस मुद्दे ने कई किताबों के पन्नों को रंगा है, खासकर उस देश के लिए जिसके लिए कभी किसी ने कहा था कि बेटियों का ज़र्फ भी जरा देख है दुनिया, बेटियों का ज़र्फ भी जरा देख है दुनिया, किनके सामने ही दुआओं में बेटे मांगे गए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। याद रखें, हम उसी देश के लोग हैं जहां कभी मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए कहा जाता था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता और यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्र त्राफला क्रिया। फिर परिवर्तनों का दौर शुरू हुआ और उसी देश में मैथिली शरण गुप्त को कहना पड़ा कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। शायद यही वजह थी कि फिर से कोशिशें शुरू हुई महिला सशक्तिकरण की, और उम्मीद है कि एक दिन लोग यही कहेंगे कि आंचल में संकल्प, मरा नहीं आंखों का पानी, हे सबला लिखनी है तुझको अब फिर से नई कहानी। दोस्तों, जहन में एक बात आ रही है, मैंने कहीं पढ़ा था, सोचा था कि तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने? तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास? पढ़ा है कभी उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठ शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को? तो फिर क्या जानते हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में? दोस्तों, कोई भी विचार परिस्थितियों के गर्भ से जन्म लेता है। महिला सशक्तिकरण का विचार भी परिस्थितियों ने ही पैदा किया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण है क्या। दरअसल किसी व्यक्ति के लिए सशक्तिकरण से तात्पर्य उस क्षमता से है जिससे उसमें यह योग्यता आ जाती है कि वह जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं जहां महिलाएं परिवार और समाज के सभी अन्यायपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद बन सके। महिला सशक्तिकरण को यदि सार रूप में कहने की कोशिश करूं तो यह कह सकते हैं कि भौतिक व आध्यात्मिक, शारीरिक व मानसिक सभी स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया ही महिला सशक्तिकरण है। आइए एक नजर डालते हैं भारतीय इतिहास व परंपरा की बातों पर। प्राचीन भारत में कई बातें कथा कहानियों में संग्रहित हैं। सती अनुसुईया की कहानी आपने सुनी होगी, जिसमें उन्होंने त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक को बच्चा बना दिया था। कहानियां और भी हैं, जैसे जालंधर की पत्नी तुलसी का सतीत्व बल, माता सीता और महारानी द्रौपदी जिनके इर्द गिर्द रामायण और महाभारत रचे गए, स्वयंवर प्रथाएं जिसमें स्त्री को पूरी स्वतंत्रता थी कि वो अपने अनुकूल वर का वर्ण करे। स्त्रियों को अविवाहित रहने का अधिकार भी था, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार भी था। गोहिल सूत्र में लिखा हुआ है कि जो स्त्री शिक्षित नहीं है उसे यज्ञ करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे भारतीय इतिहास में ऐसी कई महिलाओं की चर्चा है जिन्होंने ऋग्वेद जैसे अतुलनीय ग्रंथ की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, मैत्रेयी, विश्ववारा इत्यादि। अरुंधति, गार्गी जैसी कई विदुषियों की चर्चा भी इतिहास में मिलती है।
आपको यह भी मालूम होगा कि महान और अति विद्वान शंकराचार्य को एक महिला ने ही शास्त्रार्थ में पराजित किया था। वो मंडन मिश्र की पत्नी भारती थी। दोस्तों, हमारे देश की ही नहीं, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक, जिसे विकसित सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता, यह एक मातृसत्तात्मक समाज ही था, जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक महत्व दिया जाता था। दोस्तों, आप यह भी जानते होंगे कि भारतीय इतिहास में महिलाओं को केवल शास्त्र ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखा गया, उन्हें शस्त्र विद्या भी प्रदान किया जाता था। माता पार्वती, मां दुर्गा को भला हम कैसे भूल जाते हैं। रामायण की महारानी कैकेयी के युद्ध कौशल से लेकर महाभारत की शिखंडिनी का शौर्य हमें याद रखना चाहिए। कश्मीर की महारानी दिद्दा और मराठा रानी ताराबाई का शासन संचालन सभी के लिए प्रेरणा बना। मध्यकालीन भारत की बात करें तो महारानी रजिया सुल्ताना का पुरुषवादी सत्ता को जबरदस्त चुनौती देना और महारानी दुर्गावती के शौर्य से महान अकबर के सेनापति आसफ खान का भय से कांप उठना हम क्यों भूल जाते हैं। महाराज शिवाजी मां जीजाबाई के पालन पोषण का ही प्रतीक थे। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए राजकुमार की जगह अपने पुत्र का बलिदान मां पन्ना धाय ही कर सकती हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, 1857 ईस्वी की क्रांति में ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज को कहना पड़ा था कि 1857 के विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थीं रानी लक्ष्मीबाई। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के मजबूत इरादों से तो हमारी पीढ़ी भी परिचित है। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है, जिसमें हम यह पाते हैं कि परंपराओं में महिलाओं को उनकी हर अवस्था में पुरुषों के अधीन भी मान लिया गया। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र वहति। रामायण काल में महिला के सतीत्व की अग्नि परीक्षा ली गई। महाभारत काल में उसे निजी संपत्ति मानकर जुए में हारा गया। भरी सभा में वस्त्र हरण का कुत्सित प्रयास किया गया। उसकी इच्छा के विरुद्ध स्वयंवर से उसका हरण कर लिया गया। बाद में बाल विवाह, विधवा प्रताड़ना, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, भोग विलास की वस्तु, ऐसी तमाम कुरीतियों ने मध्यकालीन भारत में महिलाओं को पूरी तरह शारीरिक के साथ मानसिक गुलामी की ओर धकेल दिया। यद्यपि रजिया सुल्ताना साम्राज्य की शासिका बनी, किंतु तमाम योग्यताओं के बावजूद उसका एक महिला होना उसके पतन का सबसे प्रमुख कारण बन गया। दोस्तों, जब हम बात करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की, तो वैश्वीकरण के प्रभाव, ब्रिटिश प्रशासन व समाज सुधारकों की जद्दोजहद से महिलाओं का पुनः उत्थान होना शुरू हुआ। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को कानून बनाकर खत्म किया गया। परिवर्तन देखा जाने लगा। मां जीजा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की परंपरा को अरुणा असफ अली, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, नलिनी सेनगुप्त, उषा मेहता, बछेंद्री पाल, कल्पना चावला, मेधा पाटकर, पीटी उषा, अंजू बाबी जॉर्ज, आनंदीबाई गोपालराव जोशी, जानकी अम्माल, रमन परिमाला, ऋतु करिदल, मुथैया वनिता, टेसी थॉमस, गीता फोगाट इत्यादि कई महिलाओं के नाम ले सकते हैं, जिन्होंने समाज के हर क्षेत्र में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कर इस बात का साफ संकेत दे दिया कि अब कोई ये न कहे कि महिलाएं पुरुष से कमजोर होती हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ असीम धैर्य धारती पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, हमें याद है ना, ये महिलाएं ही थीं। महिलाओं को
शिक्षा के लिए जागरूक करने का कार्य सावित्रीबाई फूले ने किया। भारत के साथ यदि हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो मैडम क्यूरी, जो कि एक विख्यात भौतिक शास्त्री व रसायन शास्त्री हैं, इन्हें दोनों ही क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, निसंदेह परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन को और तेज और प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक जरूरत है शिक्षा की, जागरूकता की और महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार करने की। महिलाओं को आर्थिक रूप से समर्थ और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की। समाज के हर वर्ग की महिलाओं को समान रूप से सामाजिक न्याय व स्वीकार्यता मिले, फिर चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म अथवा किसी भी समुदाय से संबंधित हो। महिलाएं सम्मानित व सुरक्षित हों। दोस्तों, अब विचार श्रृंखला को अंतिम पड़ाव देते हुए महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ कानूनी व संवैधानिक प्रावधानों को देख लेते हैं। भारत की आजादी से पूर्व सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829 में, विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 इत्यादि बातों को हम देख सकते हैं। भारत की आजादी के बाद कारखाना अधिनियम व न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961, 1984, 1986 संशोधित होते हुए बने ये, विदेशी विवाह अधिनियम 1969, गर्भाधान का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1976, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम व स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम 1986, सती निषेध अधिनियम 1987, जन्म पूर्व जांच तकनीक विनियमन तथा दुरुपयोग की रोकथाम के लिए बना अधिनियम 1994, घरेलू हिंसा कानून 2005, घरेलू कामगार कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2010, ऐसे तमाम प्रावधान हैं। संविधान के अनुच्छेद में भी चर्चाएं मिलती हैं। अनुच्छेद 14 है जो कहता है कि कानून के समक्ष महिला व पुरुष दोनों समान हैं। 15(3) में महिलाओं व बच्चों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण विशेष आरक्षण दिया गया है। 16 में लोक सेवा में बिना भेदभाव के अवसर की समानता की बात की गई है। समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19 में की गई है। अनुच्छेद 21 में समान रूप से प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। 23 व 24 में महिलाओं के क्रय विक्रय पर रोक की बात की गई है। 39 घर में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। 42 में महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की बात की गई है। 47 में पोषाहार, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व माना गया है। पंचायती राज व नगरीय संस्थाओं में 73वें 74वें संविधान संशोधन से आरक्षण की बात की गई है। राजनीति में भी आरक्षण है उनको, शासकीय सेवाओं में भी उन्हें आरक्षण दिया गया है। और कुछ कार्यक्रम भी हैं जो उन्हें सशक्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, जैसे डवाकरा, न्यू इंडिया चरखा, नवराट प्रशिक्षण, महिला समाख्या, किशोरी बालिका, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, ग्रामीण महिला विकास, स्त्री शक्ति पुरस्कार जैसी तमाम चीजें हैं। 1985 में महिला बाल विभाग की स्थापना भी की गई। महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया 1987 में। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई। वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। फिर
कई योजनाएं आई, जैसे उज्ज्वला योजना 2007 की है, 2008 में धनलक्ष्मी योजना, 2010 की सबला योजना, 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, 2015 का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी हुई हैं। हालांकि बावजूद इसके कुछ समस्याएं हैं। संसद में महिलाओं की सक्रिय उपस्थिति महिलाओं की दशा व दिशा दोनों को प्रभावित कर सकती है। अगर समस्याओं को में ठीक करना है तो महिलाओं को राजनीति में भी आना होगा, उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना होगा। उत्पीड़ित महिलाओं को सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के साथ आम आदमी द्वारा सम्मान की नज़र से देखना होगा, उन्हें सहायता देनी होगी। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोक लगानी होगी, जिससे उनमें असुरक्षा का भय कम हो, खत्म हो और प्रत्येक क्षेत्र में वो निर्भयता के साथ निर्भीक होकर आगे बढ़ें। पुत्र पुत्रियों के जन्म लेते ही उनके पालन पोषण में भेद न किया जाए। पुत्रियों को साहसी व सक्षम बनाने के लिए कराटा, मार्शल आर्ट इत्यादि सिखाए जाएं। छोटे हथियार जैसे चाकू, करंट मारने वाली सैंडल जैसे तमाम सुरक्षात्मक उपाय के साथ समुचित शिक्षा के माध्यम से जागरूकता ला करके महिलाओं को सशक्त किया जाए। न्याय प्रणाली ने भी विवादित 3 तलाक पर अपने ऐतिहासिक निर्णय द्वारा महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया है। गांधी जी की तरह हमें भी समझना होगा कि महिलाएं पुरुष की गुलाम नहीं बल्कि सहधर्मिणी, अर्धांगिनी और मित्र है। दोस्तों, मनुष्य एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में जन्म लेता है, लेकिन परिस्थितियां उसके लिए पग पग पर बाधाएं पैदा करती हैं। अपनी परतंत्रता का भान होने पर वह स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन का अधिकार चाहता है। तमाम तरह की बेड़ियों से जकड़ी गई महिलाएं भी अपनी स्वतंत्रता व समानता के लिए प्रयत्नशील हो चुकी हैं। समाज के हर तबके के सकारात्मक प्रयास के साथ सभी वर्ग की महिलाओं को निश्चय स्वयं इस दिशा में संकल्प शक्ति के साथ प्रयास करना होगा, क्योंकि महिला एक परिवार, समाज व राष्ट्र की नींव होती है। महिलाओं की महत्ता को देखते हुए ही नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मुझे एक योग्य माता दे दो, मैं तुमको एक योग्य राष्ट्र दे दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाए बिना विश्व का कल्याण संभव नहीं है। प्रजनन की प्रसव वेदना को प्रसन्न चित्त संभालने वाली महिला उच्चतम नैसर्गिक शक्ति का स्रोत है। महिला का तो अर्थ ही होता है मह इल आ, अर्थात पूज्य और श्रेष्ठ जो है वही महिला है। महिलाएं अपने प्रत्येक स्वरूप में पूर्णत्व प्रदान करती हैं, बस उन्हें जागृत कर खुशहाल और प्रगतिशील जीवन के लिए सकारात्मक प्रेरणा और जबरदस्त इच्छा शक्ति की जरूरत है। समुचित शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत है, आत्मविश्वास की जरूरत है। प्रयत्न हो कि आने वाला कल स्वतंत्र और सबल परिस्थिति वाली महिलाओं का हो, और इसके लिए समाज के सभी वर्गों का, शासन प्रशासन का और मीडिया का दायित्व अपेक्षित है। कुल मिलाकर हर स्तर पर कोशिशें हो भी रही हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी। जय मां भारती। धन्यवाद।